सो आज हम एक करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेन्ड 16 जनवरी। और बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया था बिकॉज मेरी तबीयत सही नहीं थी, सो उसके लिए जो है खेद है। बट अब कंटिन्यू करते हैं आज के न्यूज़पेपर से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो आज का पहला हमारा आर्टिकल है गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी, यूएस एंड हमास। ओके, सो अब ये नया एक इसमें हमारे पास स्टेप जो है हुआ है कि यूएस, इजिप्ट और कतर एक मीडिएटर का रोल कर रहे हैं एज अ मीडिएटर, और इसराइल और हमास के बीच में। ठीक है, यहाँ पर अब सीज फायर कराने की बात की जा रही है कि सीज की पॉइंट्स क्या होंगे हमारे। सो जनवरी 19 इज चोजन एज अ सीज फायर डेट। ओके, एंड होस्टेज एक्सचेंज होने वाला है जिसमें कि इसराइल अपने पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करेगा और वहीं पर इजरायली होस्टेजेस हमास रिलीज करने वाला है। ह्यूमैनिटेरियन एड की अगर बात की जाए तो 600 ट्रक्स ऑफ एड विल एंटर गाजा डे। ठीक है, ये 3 फेज में होने वाला है, 1 2 3। जहां पर पहले फेज में सीज फायर एंड इनिशियल होस्टेज एक्सचेंज होने वाला है, दूसरे फेज में फर्दर होस्टेज रिलीज एंड इजरायली विड्रॉल। ठीक है, और तीसरा लास्ट फेज होगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा। सो गाजा को दोबारा से जो है रिवैम्प किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिलेटेड आर्टिकल है या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो? हाँ, सो आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it has the duty of the union, sorry, it is the duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbances. So हमारे सभी प्रदेशों को बचाने का जो ड्यूटी है वो यूनियन गवर्नमेंट की है। ठीक है, किसी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के संदर्भ में। सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उनके अनुसार हमारे स्टेट्स को बचाने का काम जो है सेंटर का है। ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस का हिस्सा है। ठीक है, जो कि हमारे पार्ट 18 में है। हमारे जो 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं, है ना, नेशनल और प्रेसिडेंशियल रूल और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो ये हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस का ही हिस्सा है, जहां पर एनिमी वर्ड को एक्सप्लिसिटली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन बोला है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एंड एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। उसी के अलावा ये भी इसका मतलब निकलता है कि ये किसी भी एंटिटी को और नेशन को जहाँ पर कोई थ्रेट हमें पहुंचाने वाले हो हमारी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी के ऑफ इंडिया के, उसे हम कंसिडर करेंगे एज एन एनिमी। ठीक है, सो एज एन एनिमी उन्हें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ठीक, सो दिस वन इज डन। सो नेक्स्ट हमारा है ट्रेड डेफिसिट इन दिसंबर एट 3 मंथ्स लो। अब बात करते हैं इंडिया की ट्रेड डेफिसिट कैसा चला है फिस्कल ईयर 23-24 के लिए। सो ट्रेड डेफिसिट इतना था, कितना, $238 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था हमारा फिस्कल ईयर 23-24 में। और टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन थे इंडिया के, क्योंकि खासकर यूपीएससी हमारे यही पूछता है। ठीक है, सो हमारे टॉप 10 में से इंपॉर्टेंट हमारे पास है चाइना, रशिया, सिंगापुर, फॉलोड बाय साउथ कोरिया। यहाँ पर की कंट्रीब्यूटर्स क्या है हमारे पास ट्रेड डेफिसिट में, तो क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आर ओवर 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड्स। ठीक है, सो इंडिया की 85% ऑफ क्रूड ऑयल नीड्स आर फुलफिल्ड बाय इंपोर्ट्स। ठीक है, सो ये हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास गोल्ड है। हमने लास्ट ईयर देखा था ना कि हमने टैक्सेशन भी वहाँ पर गोल्ड के इंपोर्ट पे कम किया। सो हाई डिमांड फॉर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस लीड्स टू सब्सटेंशियल इंपोर्ट्स। ठीक है, सो गोल्ड का ये रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी के हमारे पास इंपोर्ट है बहुत ज़्यादा। कैसे, यहाँ पर इंडिया की ग्रोइंग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी की इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ट्रेड सरप्लस क्या हमारे पास है किसी का, इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, यूके, बेल्जियम, इटली एंड बांग्लादेश।
जैसे कि खासकर यूएस की अगर हम बात करें तो हम वहाँ पर क्या, हमारे पास सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, आईटी में हमारे जितने भी वहाँ यूएस में जो भी आईटी ऑफिशियल्स हैं या आईटी जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वो सब इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो एक्सपोर्ट एज अ सर्विस। ठीक है, ओके। सो इंडिया ने एक नया मूव लिया है कि पहली बार इंडियन नेवी ने 2 वॉरशिप्स और साथ में एक सबमरीन, ठीक है, सो एक सबमरीन जो है इंपोर्ट की है। सबमरीन का नाम है आईएनएस बख्शीर, और जो वॉरशिप्स हमने की हैं वो है सूरत और नीलगिरी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहली बार है जब हमने 3 वॉरशिप साइमल्टेनियसली जो है हमने कमीशन की है। ठीक है, और ये एक स्टेप माना जा रहा है मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ और एनहांसिंग इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को या मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इंडिया का अपना एक सेल्फ रिलायंस भी ये बता रहा है। ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं देखिए जो टॉपिक में भी दिया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत को जो है एम्पावर करते हैं। ठीक है, सो नरेंद्र मोदी ने इसमें बोला है कि ये कमीशनिंग जो है हमारे इंडिया के एफर्ट्स को ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने में और सपोर्ट करने में, कि इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, फोर्थ हमारा आर्टिकल है, स्टूडेंट्स डिटेन्ड इन त्रिपुरा ओवर रोमन स्क्रिप्ट फॉर कोकबोरोक। ठीक है, सो ये एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है जो अगस्त 2023 में हुआ था। इंसिडेंट ये था कि ये एक बच्चे हैं त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, इनका एक फेडरेशन है। इन्होंने डिमांड की थी कि जो रोमन स्क्रिप्ट है कोकबोरोक लैंग्वेज में, उसको जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर प्रोटेस्ट किया इन्होंने, 12 घंटे का शटडाउन हुआ था पूरे प्रदेश में, उस समय की बात है। ठीक है, अब कोकबोरोक क्या है, कोकबोरोक इज नथिंग बट अ लैंग्वेज स्पोकन बाय द बोरोक पीपल। ठीक है, ये कहाँ के लोग हैं, एथनिक ग्रुप प्राइमरी रिसाइडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के ये लोग हैं, और इन्होंने जो है उनके अपने लैंग्वेज को एडवोकेट किया है। ठीक है, सो लैंग्वेज फैमिली की अगर बात की जाए तो कोकबोरोक किस में बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू द साइनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली। और ये यूपीएससी को बहुत ज़्यादा सवाल इस तरह के पसंद होते हैं कि साइनो टिबेटन है ना, इस तरह की जो लैंग्वेज है, हमारे पास 2-3 तरह की लैंग्वेज फैमिली है, सो उसमें से ये एक है, एंड इज अ पार्ट ऑफ द टिबेटो बर्मन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। सो ग्रुप की बात की जाए तो वो है टिबेटो बर्मन, और फैमिली की बात की जाए तो वो है साइनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली। ठीक है, सो कोकबोरोक उसका ही हिस्सा है। ऑफिशियल स्टेटस क्या कोकबोरोक की, इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द त्रिपुरा अलोंग साइड बंगाली। सो बंगाली के अलावा त्रिपुरा में कोकबोरोक एक ऑफिशियल लैंग्वेज। स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए, देयर हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट ओवर द स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर कोकबोरोक। ठीक है, while Bengali and Roman scripts have been used, there is a growing demand for the adoption of Roman script। ठीक है, सो ये स्क्रिप्ट को अपनी लैंग्वेज में यूज कराने की बात कर रहे हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि कोकबोरोक इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ मोस्ट त्रिपुराज 19 ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, सो कोकबोरोक लैंग्वेज 19 ट्राइबल कम्युनिटीज में यूज की जा रही है। सो डेफिनेटली एक इसकी सिग्निफिकेंस दर्शाती है अपने आप में, है ना, ये कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें, सो इंडिया में, एक मिनट रुकिएगा। हम्म, हम्म। सो इंडिया में 8th शेड्यूल के तहत, ठीक है, 8th शेड्यूल के तहत हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरा और मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब लैंग्वेजेस हमारे पास है। दीज आर रिकग्नाइज्ड फॉर देयर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो ये लैंग्वेजेस किस लिए रिकग्नाइज की गई हैं, उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है 28 स्पॉटेड डियर एवरेज स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। ठीक है, सो कर्नाटका में
हर किलोमीटर में 28 डियर्स जो है हमें, स्पॉटेड डियर जो हमें मिलते हैं। ये नागरहोल टाइगर रिजर्व का एक डेटा जो है आया है, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्पॉटेड डियर एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मैसूरू एंड कोडगु, ठीक है। और इसका एरिया है 847.981 स्क्वायर किलोमीटर, और कोर एरिया इसका 643.39, ठीक है। और ये कॉन्टिग्यूअस है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरला में पड़ती है। ये कर्नाटका में है, और कर्नाटका केरला के जंक्शन पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो इससे एकदम से जंक्शन पे है, ठीक है। और एंड इट इज साउथ टू द बांदीपुर टाइगर रिजर्व टू द साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट अगर हम बात करें टू द नागरहोल टाइगर रिजर्व, पड़ता है हमारे पास बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और अगर उसके साउथ की बात की जाए तो पड़ता है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यूपीएससी इसी तरह के सवाल पूछता है कि नागरहोल टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है, सराउंडेड बाय दैट और दैट, ठीक है। इस तरह के सवाल आते रहते हैं, सो ये जरूर हमें देखना है। सो अब बात करते हैं थोड़ा सा नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। कर्नाटका है ना, लोकेशन हमने देख ली। नॉन फॉर हाई डेंसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग 28 स्पॉटेड डियर पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फोना की अगर बात की जाए, अगर इनके फोना की बात की जाए, एक मिनट रुकिए, दिस नोटिफिकेशंस आर कमिंग अगेन एंड अगेन। सो फोना अगर बात करें तो यहाँ पर टाइगर्स, लेपर्ड्स, एशियाटिक एलिफेंट्स, स्पॉटेड डियर, मैनी अदर स्पीशीज, है ना। फिर इकोसिस्टम कैसा है? इट इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ये डेफिनेट बात है ना। डाइवर्स एंड रिच इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या कोई है यहाँ पर? हाँ, फोकस इज ऑन हैबिटेट प्रिजर्वेशन, एंटी पोचिंग मेजर्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस प्रे प्रेडेटर डायनामिक्स, ठीक है। क्या कोई हमारे पास नियम कानून है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड एम टू प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ देयर हैबिटेट्स, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि प्रोटेक्शन की जाए वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स की, एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड विद देयर विद, है ना। और एंसिलरी और इंसिडेंटल देयर, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। शेड्यूल्स की अगर बात की जाए तो द एक्ट कैटेगराइजेस वाइल्ड लाइफ इनटू डिफरेंट शेड्यूल्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे रिक्वायर, है ना। जैसे कि शेड्यूल 1 है ना, वो ऐसी स्पीशीज होंगी वहां पर जहां पर रिग्रेस प्रोटेक्शन चाहिए, वाइल शेड्यूल 4 ऐसी स्पीशीज होंगी जहां पर प्रोटेक्ट दे आर लेस पेनल्टीज फॉर द वायलेशन, ठीक है। सो शेड्यूल 1 स्ट्रिंजेंट होगा, शेड्यूल 4 थोड़ा लेस स्ट्रिंजेंट होगा। प्रोटेक्टेड एरियाज भी डिक्लेयर कौन करते हैं? यही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही डिक्लेयर किए जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कंजर्वेशन रिजर्व्स, है ना। सो ये चाहे नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, या फिर कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात हो, ये सभी WPA 1972 के तहत ही होते हैं रिलीज। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड की अगर बात की जाए तो ये वाइल्ड एनिमल्स में, एनिमल आर्टिकल्स में या फिर ट्रॉफीज में जो है ये रेगुलेशन करता है। एक सेंट्रल जू अथॉरिटी इन्होंने जो है बनाई है, ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल जू अथॉरिटी टू ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ जूस, ठीक है। सो जू की मैनेजमेंट देखने के लिए भी इसी नियम के द्वारा बनाई गई, ठीक है। एक ये मैप है जो आप शायद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। सो डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें कि इंपॉर्टेंट हमारे पास उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राजा जी, है ना। अरुणाचल में है कामलांग, नमदाफा, पाके। आसाम में है मानस, काजीरंगा, नमेरी, ओरांग। सो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर डेट ऑफ देयर इंडक्शन भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, ठीक है। और ज़्यादातर हमें इन्हीं स्टेट से पूछ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न, ठीक है। सो इधर से ज़्यादा पूछते हैं। फिर भी हम आंध्रा का नागार्जुन सागर, ठीक है, केरला का पेरियार, परम्बिकुम, और कर्नाटका ये है बिलगिरी, ठीक है, भद्रा, बांदीपुर, दंदेली, नागरहोल, है ना, जो कि आज हमारा आर्टिकल में था।
सो ये सब यहीं पर है। महाराष्ट्र में वाले नवेगांव, तदोबा, पंच, मेघनाद, ठीक है, और मलघाट, सॉरी, सह्याद्री, बोर, ठीक है। सो सह्याद्री एक रेंज भी होती है और सह्याद्री एक टाइगर रिजर्व भी है। सह्याद्री यहीं पर ही है, ठीक है, ये सो ये याद रखना है। ओके, आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पन्नून केस, ठीक है। सो अभी रिसेंट में हमारे पास इंडिया के ऊपर 2 एलिगेशंस लगे थे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, जिसमें से पहला है पन्नून केस और दूसरा है निज्जर केस, है ना। सो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन्वॉल्व्स एलिगेशंस ऑफ एन असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट गुरवंत सिंह, सॉरी, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है। ये एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे और ये यूएस में थे, ठीक है। सो इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है इन्होंने इंडिया और यूएस के बीच खराब किए। कैसे कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट इंडिकेटेड एन इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता, जो कि हायर किए गए हैं बाय द इंडिया गवर्नमेंट टू असैसिनेट पन्नू। ये एक हमारे पास के हमारे ऊपर एलिगेशन लगा। बैकग्राउंड इसका ये है कि इज अ डुअल सिटीजन ऑफ द यूएस एंड कनाडा, ठीक है, नोन फॉर एडवोकेटिंग खालिस्तानी सेपरेटिज्म। इनके पास पहले से ये था। सो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? इंडिया ने बोला कि नहीं, हमने ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही हमारे कोई, चाहें तो आप एक हाई लेवल से हमने इंक्वायरी भी बिठा दी है इसके लिए। डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे हमारे इंडिया और यूएस के रिलेशन खराब हुए, ठीक है। वहीं पर दूसरा केस है हमारे पास निज्जर केस। निज्जर अगेन एक खालिस्तानी थे, ठीक है। इन्वॉल्व्स एलिगेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स खालिस्तानी मूवमेंट असोसिएशन ऑफ खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर, जो कि कनाडा के थे, ठीक है। सो यूएस और कनाडा, हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं इन दोनों ही वजह से, चाहे पन्नून का केस हो चाहे ये निज्जर का केस हो। इंसिडेंट क्या हुआ है? ही वॉज फाउंड डेड इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा, ठीक है। कोलंबिया, ये ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के पास पड़ता है। सितंबर 2023 की बात है। तो एलिगेशंस लगाए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कि इंडियन गवर्नमेंट के जो एजेंट्स हैं उन्होंने ही निज्जर को मारा है, ठीक है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा? उन्होंने बोला कि ये बात एब्सर्ड है, ये ना ही तो क्रेडिबल कोई एविडेंस है, ठीक है। इंडिया एक्सपर्ट 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, इसके चलते हुए इंडिया ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, अपने देश से निकाल दिया, ठीक है। और उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए थे। डिप्लोमेटिक टेंशंस क्या हुई इसकी वजह से? लेट टू द स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, विद बोथ कंट्रीज एक्सपेलिंग डिप्लोमेट्स एंड कॉजिंग एंड इशूइंग ट्रैवल एडवाइजरी, ठीक है। सो ट्रैवलिंग में भी बहुत दिक्कत आई है इस सबसे, और ये सभी चीज़ें जो है सही नहीं है इंडिया के लिए भी, एक इमेज जो है ग्लोबली खराब होती है। एक रेड लेटर डे जो है डिक्लेयर हुआ है ना, रेड लेटर डे फॉर द नेवी, डिक्लेयर कैप्टन्स ऑफ 3 प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो रेड लेटर डे का क्या मतलब है? इट इज़ नथिंग बट इट वॉज इंडीड अ रेड लेटर डे फॉर द इंडियन नेवी, बिकॉज हमारे पास, हमने ऑलरेडी कवर किया है, आईएनएस सूरत जो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस नीलगिरी जो कि एक स्टेल्थ फ्रिगेट है, और आईएनएस बख्शीर जो कि स्कॉर्पियन क्लास की एक अटैक सबमरीन है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास स्कॉर्पियन क्लास एक तो ये है ना, क्या है? स्कॉर्पियन क्लास। क्या इसके अलावा और भी है हमारे पास कोई क्लास? एक है शिवालिक क्लास, ठीक है। सो ये क्या है? ये क्लासेस हैं हमारे पास सबमरीन्स की। सो स्कॉर्पियन क्लास की बात ये है कि ये फ्रांस के साथ मिलकर के हमने बनाई हुई, ठीक है। शिवालिक हमारी इंडिया की इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस, ठीक है। सो स्कॉर्पियन क्लास में एक टेक्नोलॉजी लगाई है जिससे कि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो वो एक हमारे पास, हम ऑलरेडी से कवर कर चुके हैं हमारे पिछले न्यूज़पेपर में, जो कि शायद से 3 जनवरी का है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। खैर, सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम, अगेन वही चीज़ है, इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन हमारे पास इसमें हुई है। मैजगन डॉक ने यहाँ पर अपना रोल निभाया है, ठीक है। और कितनी ही इंडिजनाइजेशन है? 70% इंडिजनाइजेशन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए हेल्प करेगा, रेड्यूस हाइट सिग्नेचर है, न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक सुपर रैपिड गन माउंट, ठीक है, गन माउंट, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये बातें हैं यहाँ पर। और एक सवाल है यहाँ पर, ठीक है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी में गेट ऑटोनॉमी। सो ये व्हाट इज दिस फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी, एफएनटी? इसकी लोकेशन कहाँ पर है? 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, जिसमें कि किफिर, लोंगलैंग, मौन, नोक्लाक, शमातोर एंड तुनसाम,
इसकी एडवोकेसी कौन कर रहे हैं? ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। सो ट्राइपार्टीट टॉक्स हुई, ठीक है, जिसमें कि सेंटर, स्टेट और जो हमारे ENPO वाले हैं या फिर ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बात की और इन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री किया है, ठीक है, ग्रांट करने के लिए ऑटोनॉमी को। डिमांड्स क्या थी इनकी? एक सेपरेट स्टेटहुड मिल जाए जहाँ पर मगर इन्होंने बोला कि ठीक है, हम FNT को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? द डिसीजन एम्स टू एड्रेस इश्यूज ऑफ नेग्लेक्ट एंड इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रीजन। देखिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन हमेशा से यही सोचता है कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, उनकी बातें नहीं मानी जाती। सो फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी देकर के अब सेंटर, स्टेट और ये ENPO को, तीनों को ही एक सामंजस्य बना करके FNT जो है इन्होंने अडोप्ट कर लिया है या फिर मान लिया है, और इसीलिए अब एक नई टेरिटरी हमारे पास यहाँ पर बनती हुई दिखेगी जो कि ऑटोनोमस होगी, ठीक है। एक स्ट्रेंज पार्टिकल पोजेसेस मास व्हेन मूविंग इन वन डायरेक्शन, ये किसकी बात की जा रही है? एक नई डिस्कवरी हुई है सेमी डायरेक्ट फर्मियंस की, ठीक है। सो ये क्या है? सेमी डायरेक्ट फर्मियंस, और इनका बिहेवियर कैसा है? यहाँ पर मास सिर्फ तब मिलता है जब किसी एक दिशा में हो, लेकिन अगर वहीं पर ये मासलेस दिखेंगे अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स की कौन सी बात है? क्या ऐसे कौन से मटेरियल? तो वो है जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड, ठीक है। इज डिस्कवर्ड एज अ सेमी मेटल क्रिस्टल कॉल्ड जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्व दैट एट नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अंडर अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। दो कंडीशन है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के पास में और पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड अगर होगी तो ये जो जिरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड है इसमें हमें सेमी डायरेक्ट फर्मियन का प्रेजेंस हमें मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है? चैलेंजेस कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। सो ये एक जो पार्टिकल फिजिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट हमारे, कि कैसे यूनिवर्स का जो इनिशियल फॉर्मेशन है या फिर जो मैटर का जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, या फिर कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुआ है। सो यहाँ से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। क्वांटम फिजिक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी ये एडवांसमेंट में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है US जापान मून लैंडर्स लॉन्च ऑन सिंगल रॉकेट, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? सो US और जापान ने स्पेस एक्स के एक मिशन में अपने जो है US और जापान की दो कंपनीज ने अपना, ठीक है, एरोस्पेस एरोस्पेसेस ब्लू गोस्ट लूनर लैंडर, ठीक है, इन दोनों ने ही सूरज चांद पर जाने के लिए अपने लैंडर्स भेजे हैं, जहाँ पर जापान की कंपनी है आई स्पेसेस और US की कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू गोस्ट, ठीक है, फायरफ्लाई एरोस्पेस, ठीक है, जिसने ब्लू गोस्ट लूनर लैंडर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे वहाँ जा करके? सो फायरफ्लाई का जो एरोस्पेस ब्लू गोस्ट है वहाँ पर वो 10 एक्सपेरिमेंट करेगा फॉर नासा, ठीक है, इंक्लूडिंग अ वैक्यूम टू गैदर लूनर डर्ट, ठीक है, वहाँ से उधर की मिट्टी लाई जाएगी चांद की, एंड टू ड्रिल अ मेजर सब सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच द मून इन अबाउट 45 डेज, तो 45 दिन के अंदर ये पहुंच जाएगा। आई स्पेस के रेसिलियंस जो है उसका क्या काम है? वो भी जाएगा और वहाँ पर वो एक स्कूप करेगा, गैदर करेगा लूनर डर्ट को, ठीक है, मतलब कि किसी तरीके से वो एक वहाँ पर मान लीजिए स्कूप, मतलब कि सरफेस से किसी चीज़ को उठा लेगा, ठीक है। सो वहाँ की मिट्टी जो है स्कूप करी जाएगी और टेस्ट पोटेंशियल फूड एंड वाटर सोर्सेज, ठीक है। ये कोलैबोरेशन क्या है? एक मार्क करता है सिग्निफिकेंट स्टेप इन ग्लोबल रेस टू एक्सप्लोर एंड यूटिलाइज द मून्स रिसोर्सेज, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। The US's plan to establish a sustained human presence on the moon under the Artemis program, leveraging commercial partners to deliver hardware at a fraction of the cost, ठीक है। सो ये सब कुछ इनके आर्टेमिस प्रोग्राम के रिलेटेड भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल्स कैचिंग अप विद प्राइवेट वंस इन 2024, ठीक है। तो एक ये रिपोर्ट कार्ड आया है जो किसका है? सोर्सेज फ्रॉम द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, यूडीज प्लस, यूडीज प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। ये 2013-14 और 23-24 के जो लेवल से इन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने 3 टेबल्स हैं।
जिसमें कि पहला बता रहा है कि एक इम्प्रूवमेंट हमें मिला है कि गवर्नमेंट्स का कैसा रोल था पहले और अब कैसा है, और प्राइवेट के कंपैरिजन में उसका कैसा भी रिजल्ट है। सो प्राइवेट के कंपैरिजन में अगर बात की जाए 2024 की, तो 92 और 90% है ना इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि पहले सिर्फ 44 हुआ करती थी, बल्कि प्राइवेट में 80% थी। फंक्शनल टॉयलेट्स पहले 86 थे, अब 96% है। वहाँ पर पहले 91 थे, अब वो भी 96% है। सो ये जो डेटा है रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर स्टेट्स में मतलब सॉरी, ये जो सरकारी जो स्कूल हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस थे वो 2014 में जो थे और अब जो है बहुत ही कम हो गए हैं, उनकी सुविधाएं अच्छी हुई हैं। इंटरनेट की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो सिर्फ 3% इंटरनेट अवेलेबल था, जो कि आज 46% है, और पहले प्राइवेट में 19 हुआ करता था और अब 74 है। सो इंटरनेट पेनिट्रेशन एक अगेन अभी भी एक चीज़ है जिसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हैंड वॉश पहले सिर्फ 39 में थे, अब 95 में है, वहाँ पर 55 में था, वो 96 में। ठीक है, एक ये है जो ये बताता है शेयर ऑफ अर्बन एंड रूरल स्कूल्स इक्विप्ड विद वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, अर्बन और रूरल स्कूल का है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का था, ये अर्बन और रूरल स्कूल्स के लिए है। सो पहले वो सिर्फ 47 था, अब वो 88 है, 85 था, 96 है। ठीक है, सो ये जो ज़्यादा जुड़ी चीज़ होती है, मेडिकल चेकअप सिर्फ 63 में होते थे, अब 76 में है, और 64 में होते थे, अब वो 71। तो यहाँ पर हमारे जो रूरल स्कूल्स हैं वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, लाइब्रेरी की बात की जाए तो पहले 76 में थी, अब 89 में है, और पहले 81 में थी, वो भी 89 में है। एक ये चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पहले सिर्फ 3% गांव के जो स्कूल होते थे वहाँ पर हुआ करता था, अब 27% में होता है, और ये 10% था जो कि अब 36% में 36% में होता है। अच्छा, उसके अलावा स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा दिखता है फैसिलिटीज़। देखिए, टॉयलेट फैसिलिटी तो सभी में अच्छा है, ठीक है, कंपैरेटिवली। फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं बिहार में कम है ना, उसके बाद झारखंड में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और उड़ीसा में। ठीक है, राजस्थान और यूपी, ये वो प्रदेश हैं जिसमें रेड आ रखा है इसका, हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है तब दिक्कतें थी, क्या वो अब हैं? अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर्स में अवेलेबिलिटी थी, बहुत कम थी, है ना, क्या वो अब है दिक्कत? अब बहुत हद तक कम हो गई है। देखिए, रेड से ग्रीन, रेड से लाइट लाइट रेड, वाइट, अगेन ये तो कम्प्लीटली ग्रीन हो गया, ग्रीन है, ये अगेन रेड है। सो इस तरह से हमें डेटा पता चल रहा है कि अलग अलग प्रदेशों ने कंप्यूटर अवेलेबिलिटी में भी सुधार किया है। ठीक है, रैम्प्स की अगर बात की जाए तो पहले तो 2014 में जो गवर्नमेंट के स्कूल होते थे वहाँ पर कम हुआ करता था, और प्राइवेट में तो बिल्कुल होता ही नहीं था। प्राइवेट में हालत सुधरी है, रैम्स बन गए हैं, और गवर्नमेंट में बहुत अच्छे हो गए हैं। ठीक है, सो ये डेटा था जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक डिटेल्ड नोट्स अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स विद कंप्यूटर्स is still low as 12% in Bihar, 19% in West Bengal and 29% in UP. However, Chhattisgarh, Jharkhand, Haryana and Odisha have shown considerable improvement compared to 2013-14. ठीक है, सो कंप्यूटर का एक्सेस अभी भी कम है, और यूपीएससी ज़्यादातर इन्हीं सवालों में आपसे इन्हीं डेटा के लेकर के पूछ सकता है। एक ये ब्लड मनी कंसेप्ट है। सो ब्लड मनी क्या होता है? ब्लड मनी एक शरिया या फिर दिया, एक इस्लामिक शरिया लॉ में एक सिस्टम है जहाँ पर एक फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है अगर किसी विक्टिम को जो है अक्यूज की तरफ से, ठीक है, फैमिली फॉर सीरियस क्राइम लाइक मर्डर। ठीक है, अगर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या ये इंडिया में कभी पहले भी हो चुका है? ठीक है, सो यहाँ पर ऑलरेडी आर्टिकल में देखिए, सो दो केसेस थे, जो कि एक 2019 में जहाँ पर एक अर्जुनन अथिमुथु थे। ठीक है, सो इनके ये तंजावुर से थे। कुवैत में इन्होंने एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इन्हें जो है सज़ा दी गई, और वो कब दी गई? जब इन्हें पहले डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी और इन्होंने 30 लाख रुपए एक ब्लड मनी पे किया। इसी तरह से एक अब्दुल रहीम है, ठीक है, इन्हें भी डेथ का सेंटेंस था 2006 में, बट इन्होंने ब्लड मनी पे किया 34 करोड़ का, और इन्होंने बच गए। ठीक है, सो ये ज़्यादातर कहाँ पर है? यमन जैसे देशों में, कुवैत जैसे देशों में ये लॉ अभी भी चलता है, दिया। ठीक है, या फिर ब्लड मनी कंसेप्ट। सो वाईफाई हॉटस्पॉट्स की जो बूस्टिंग के लिए ट्राई ने अभी क्या किया कि इन्होंने कॉस्ट का रिडक्शन अब बोल दिया। जो पहले 40 से 80 गुना तक रिटेल कनेक्शन से हमें चार्ज किया जाता था,
वो डिजिटल इंडिया 2030 और भारत 6G मिशन को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने ये स्टेप लिया है कि वो जो भी हमारा रिटेल का प्राइस है उससे 2 गुना से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली जो हॉटस्पॉट क्रिएटर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा, है ना। पहले जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, टीएसपीज थे, ठीक है, टीएसपीज, ये उन्हें कितना चार्ज कर रहे थे, 40 से 80 गुना ज़्यादा रिटेल कनेक्शन से चार्ज कर रहे थे, जो कि अब कम कर दिया जाएगा और इसका लिमिट कितना कैप कर दिया है, सिर्फ 2 गुना ही चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इसमें स्कीम की बात है, पीएम वानी, ठीक है। सो पीएम वानी स्कीम क्या है? सो पीएम वानी स्कीम वाज लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी, और ये 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी particularly in rural and remote areas through a nationwide public Wi-Fi network, ठीक है। सो कंपोनेंट्स क्या होंगे इसमें, पब्लिक डेटा ऑफ स्पीडियोस एस्टेब्लिश करे जाएं, ठीक है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जाएं ताकि इंटरनेट एक्सेस दी जाए, और इसमें कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए होगा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, पीडीओए, एक पीडीओ बनाया, एक पीडीओए बनाया, ऑफर्स ऑथराइजेशन, अकाउंटिंग सर्विसेज, यूजर इंटरफेसेस एंड परचेजिंग डेटा प्लान्स एंड मॉनिटरिंग यूसेज, ठीक है। फिर एक ऐप प्रोवाइडर इन्होंने यहाँ पर दिया है, डेवलप्स एप्लीकेशंस टू हेल्प यूजर्स लोकेट एंड कनेक्ट टू नियर बाय पीएम वानी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। एक सेंट्रल रजिस्ट्री भी इन्होंने बनाई, मैनेज बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सी डॉट, ठीक है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऐप प्रोवाइडर्स, पीडीओज एंड पीडीओएज, ठीक है। सो ये 4 चीजें पीएम वानी के कंपोनेंट थे। सॉरी। Accessing PM Wani Wi-Fi. So users download an app to find available PM Wani hotspots, ठीक है, कोई भी एक्सेस कर सकता है उसको जाकर के, पे फॉर द सर्विस एंड एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस क्या है, हाई कॉस्ट है इसकी, पीडीओस हैव बीन चार्ज अप टू 8 लाख एनुअली फॉर इंटरनेट लाइन लीज लाइन, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, इसीलिए अभी ये चैलेंजेस थे जो कि ट्राई ने प्रपोज किया है कि पीडीओस शुड बी अलाइंड विद रिटेल ब्रॉडबैंड रेट्स टू सपोर्ट स्मॉल स्केल पीडीओस लाइक लोकल शॉप्स एंड स्टोर कीपर्स, ठीक है। कोई भी दुकानदार या फिर स्टोर कीपर भी एक पीडीओ बन सके, सो इसलिए इन्होंने रेट्स को कम किया है। करंट स्टेटस क्या है, 2024 की जुलाई तक यहाँ पर 2,07,642 या फिर 2,07,642 पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। जो कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी का टारगेट कितना है, 5 मिलियन, बोले तो 50 लाख का टारगेट है, जो कि अभी तक सिर्फ 2 लाख हुए हैं, जो कि बहुत कम है। फॉर डिजिटल इंडिया 2030 द टारगेट इज सेट टू 50 मिलियन पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। सो 50 मिलियन का टारगेट अगर हमें अचीव करना है, मतलब कि 5 करोड़ का अगर हमें टारगेट अचीव करना है, जो कि सिर्फ 2 लाख है, सो उसके लिए हमने ये रेट का जो है हम अगेन रिजेक्ट किया है, ठीक है। ट्राई भारत 6G विजन क्या है, सो ऑब्जेक्टिव है फॉर फ्रंट कंट्रीब्यूटर टू द 6G टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030, तो 2030 तक जो है 6G टेक्नोलॉजी को लाने की बात की जा रही है। एंड ऑल ऑफ नेशन अप्रोच इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, रिसर्च लेबोरेटरीज, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, सभी की अप्रोच रहेगी। की प्रिंसिपल क्या है, अफोर्डेबिलिटी लाया जाए, सस्टेनेबिलिटी हो और यूबिक्विटी, ठीक है। गोल्स क्या है, डिजाइन, डेवलप डिप्लॉय 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड यूबिक्विशियस, इंटेलिजेंट एंड सिक्योर कनेक्टिविटी, ठीक है। तो भरोसेमंद जो है जो है सिक्योर कनेक्टिविटी हमें मिले, ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा कम्युनिकेशन को, रीशेप करेगा ह्यूमन इंटरेक्शंस को और मशीन कम्युनिकेशंस को, और उसी के साथ डाटा इंटरेक्शन को, ठीक है। ये था हमारा ट्राई का भारत 6G विजन। उसके बाद है डिजिटल इंडिया 2030 विजन क्या है, ये इंडिया को डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने की बात की जा रही है यहाँ। की एरियाज क्या होंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, सर्विसेज ऑन डिमांड एंड डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो 2030 तक ये सब कुछ कोशिश की जाएगी, इंश्योर डिजिटल एक्सेस, डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। जो 2020 में हमने डिजिटल डिवाइड देखा था ना, सॉरी, अर्बन और रूरल का, है ना, एक डिजिटल डिवाइड था, इसे खत्म की जाने की कोशिश की जा रही है ना। हमने देख लिया कितना हमारा है, 50 मिलियन का टारगेट है वाईफाई हॉटस्पॉट्स का, 50 मिलियन वाईफाई हॉटस्पॉट्स। हालांकि 2018 में ऑलरेडी इन्होंने ये कितना, ये हमने 2018 में
हमने इसको सेट किया था टारगेट को 5 मिलियन पे, 5 मिलियन पे, ठीक है, ये रहा। और वो 2020 तक का टारगेट था, पर हालांकि वो नहीं कर पाए हैं हम, अभी तक सिर्फ 2 लाख ही हुए हैं, जो कि बहुत कम है कंपेरेटिव, ठीक है। तो चैलेंजेस को ट्राई ने एड्रेस किया है। एक ये साउथ कोरिया की लीडर है यून, इनका अभी इन्होंने मार्शल लॉ की जो है कोशिश की थी, सो इसलिए इन्हें जो है निकाल दिया गया है इनकी जगह से। और इम्पीचमेंट में हुआ क्या है, प्रेसिडेंट यून सुक योल वॉज इम्पीच्ड बाय द नेशनल असेंबली, तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने उन्हें दिसंबर 14 का एक इवेंट था जिसमें उन्हें निकाल दिया गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 3 दिसंबर में एक कंट्रोवर्शियल मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करने की बात की थी। चार्जेस क्या, इम्पीचमेंट मोशन साइटेड इंसरेक्शन एंड अब्यूज ऑफ पावर चार्जेस, ठीक है। डिटेंशन की अगर बात की जाए, सो यून वॉज डिटेन्ड ऑन जैन 15, मतलब कि कल की ही बात है, ठीक है। और ये सीरीज ऑफ अटेम्प्ट्स बाय साउथ कोरिया एंटी करप्शन एजेंसी, ठीक है। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, इम्पीचमेंट हैज लेड टू अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल टर्मोइल, वहां पर देश में अराजकता फैल रही है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर रिज्यूमिंग द रोल ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बोल रही है वहां पर, विल कंडक्ट अ ट्रायल टू डिसाइड वेदर टू रिमूव और रीइंस्टेट यून, ठीक है। इफ 6 आउट ऑफ 9 जजेस वोट टू अपहोल्ड द इम्पीचमेंट, यून विल बी परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। सो इन्हें परमानेंटली निकाल दिया जाएगा। All We Imagine as Light nominated for Best Non-English Language Film Award at BAFTA. So BAFTA अवार्ड्स अभी जो है दिए गए हैं, ठीक है, Feb 16 में जो है दिए जाएंगे, और ये कहाँ पर है, साउथ बैंक सेंट्रल्स रॉयल फेस्टिवल हॉल इन लंदन, यहाँ दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, इंक्लूड क्या क्या करेंगे, बेस्ट फिल्म अनोरा एंड द ब्रूटलिस्ट, ठीक है, सो इन्हें नॉमिनेशन में रखा गया है। लीडिंग एक्टर द ब्रूटलिस्ट एंड द कोलमैन डोमिगो फॉर सिंग सिंग। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस की अगर बात की जाए तो सिंथिया एरिवो फॉर विग्ड एंड डेमी मूर फॉर द सब्सटेंस, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है यहाँ पर, अ कंप्लीट अननोन एंड अ गाय पियर्स फॉर द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है, अरियाना ग्रांडे फॉर विग्ड एंड फेलिसिटी जोन्स फॉर द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। सो ये सिंगर है अरियाना ग्रांडे, ठीक है, इनके बारे में जानना भी सही रह जाता है, क्योंकि आजकल यूपीएससी का इतना डायनेमिज्म हो गया कि इन चीज़ों को कवर करने लग गया। द सेरेमनी विल बी ब्रॉडकास्टेड ऑन BBC वन एंड आई प्लेयर, ठीक है। सो लास्टली, थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। सो अगेन अभी जो है तबीयत सही है, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर एफर्ट्स अगेन, ठीक है। सो आज हमने आर्टिकल जो जो किए हैं मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। सीज फायर वाला था, दूसरा ट्रेड डेफिसिट, सबमरीन वॉरशिप्स है ना, और ये कोकबोरोक का, और फिर नागरहोल टाइगर रिजर्व, पन्नून केस, और हमने देखा था निज्जर केस, रेड लेटर डे इंडियन नेवी के लिए क्या है और कैसे है, फ्रंटियर नागालैंड है ना, ये एक टेरिटरी को जो है अप्रूवल दे दिया है इन्होंने, एक सेमी डायरेक्ट फर्मियोन हमें मिला है नया सब्सटेंस, ठीक है। फिर यूएस जापान ने एक सिंगल रॉकेट पे जो है अपने मिशन लॉन्च किए हैं, ठीक है, लूनर मिशन के हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी एक बहुत बड़ा चेंज आया 2014 से कंपैरिजन किया जाएगा 2024 को, एक ब्लड मनी का हमने कंसेप्ट देखा है, नया है बिल्कुल। तो बूस्ट वाईफाई हॉटस्पॉट्स ट्राई मोस्ट कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। सो कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमने जो है ट्राई ने अपनी पहल की है, यून की बात की हमने, और बाफ्ता अवार्ड्स की बात की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर टुडे, आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं फिर से अगले एक द हिंदू के एक्सप्लेनेशन के साथ।